हाल ही में ओयो कंपनी के मालिक रितेश अग्रवाल अपनी लेडी लव गीतांशा सूद के साथ शादी के बंधन में बंधे। शादी के बाद दिल्ली में एक ग्रैंड रिसेप्शन होस्ट किया गया, जिसमें कई हस्तियों ने शिरकत की। ऐसे में बोट कंपनी के को फाउंडर और शार्क टैंक शो के जज अमन गुप्ता ने न्यूली वेड कपल्स के साथ इंस्टाग्राम पर एक फ़ोटो पोस्ट की है, जिसके कैप्शन में वो रितेश से चुटकी लेते नजर आ रहे हैं और इंटरनेट पर ये पोस्ट वायरल हो गया है। अमन गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम पर इस पिक्चर को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, आपको मैरिड लाइफ की शुभकामनाएं रितेश। करोड़ों भारतीयों की तरफ से पूछ रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आपका हनीमून भी ओयो रूम्स में ही होगा। ऐसे में इस पोस्ट पर 2.5 लाख से ज़्यादा लाइक्स आ चुके हैं। यहां तक कि ओयो रूम्स के सीईओ रितेश अग्रवाल ने खुद भी अमन के कमेंट पर जवाब देते हुए ऑफ कोर्स लिखा है। वहीं दिलचस्प बात यह है कि इस तस्वीर में अमन गुप्ता न्यूली मैरिड कपल रितेश और गीतांशा के अलावा शार्क टैंक के एक्स जज अशनीर ग्रोवर के साथ भी पोज देते नजर आए हैं। अशनीर ग्रोवर शार्क टैंक इंडिया के सबसे चर्चित जज थे, लेकिन सीजन 2 में उन्हें कार देखो के फाउंडर अमित जैन ने रिप्लेस कर दिया था। अशनीर को शो से निकाले जाने पर खूब बवाल हुआ था। रशिया यूक्रेन युद्ध को पूरा 1 साल बीत गया है, लेकिन ये अब भी जारी है और एक बार फिर से रूस ने 9 मार्च को यूक्रेन के शहरों में बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले किए हैं। और इस बार रूस ने यूक्रेन की ऊर्जा आपूर्ति की बुनियादी सुविधाओं को निशाना बनाया है। इसके चलते राजधानी कीव सहित ओडेसा का काला सागर बंदरगाह और दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव में बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है। यूक्रेन के अधिकारी ने बताया कि रूस ने यूक्रेन के पश्चिम के झिटोमायर, व्यानितिया और रिवेन से लेकर मध्य यूक्रेन के दनिप्रो और पोल्तावा तक को निशाना बनाया है। ओडेसा क्षेत्र के गवर्नर मैक्सिम मरचेंको ने कहा कि रूस ने आज फिर से मिसाइल हमलों से बड़े पैमाने पर बंदरगाह शहरों में ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाया है, जिसके चलते मजबूरन बिजली कटौती करनी पड़ी है। खार्किव क्षेत्र के गवर्नर ओले सेनेहू बोव ने कहा कि रूस के मिसाइल हमलों से यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर 15 से ज़्यादा क्षेत्रों पर हमले की सूचना है। उन्होंने कहा कि फिर से रूस ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लक्ष्य बनाया है और अभी हताहतों की संख्या के बारे में जानकारी स्पष्ट नहीं की जा सकती। जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में फायरिंग का मामला सामने आया है। यहां एक चर्च में हुई गोलीबारी में 6 से ज्यादा लोगों की मारे जाने की खबर है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक अभी तक हमले का मकसद स्पष्ट नहीं हो सका है। इसके साथ ही पुलिस ने आशंका जताई है कि मरने वालों में हमलावर भी शामिल है। पुलिस मौके पर पहुंचकर बड़ा अभियान चला रही है। ये गोलीबारी यहोवा के साक्षी चर्च में हुई है। हमलावरों ने रात करीब 9 बजे एक चर्च में लोगों पर गोलियां चलाई। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि हमलावर एक था या एक से ज्यादा, लेकिन पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घटनास्थल से आई फुटेज में नजर आ रहा है कि कई दर्जन हथियारबंद पुलिस ऑफिसर सेंटर के अंदर मौजूद हैं, जबकि एक हेलीकॉप्टर ऊपर चक्कर लगा रहा है। चर्च के आसपास की सभी गलियों की नाकाबंदी कर दी गई है। पुलिस ने इस इलाके में सर्वोच्च स्तर के खतरे की चेतावनी दी है। आसपास के लोगों को घरों के अंदर ही रहने के लिए कहा गया है। हाल के कुछ सालों में जर्मनी में कई ऐसे हमले हुए हैं जिन्हें कट्टरपंथियों की तरफ से अंजाम दिया गया है। शी जिनपिंग को तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति चुना गया है और नेशनल पीपल्स कांग्रेस की 14वीं बैठक में शी के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने पर मुहर लग गई है। 10 मार्च 2023 को उनका तीसरा कार्यकाल दिया गया और शी तीसरे कार्यकाल के साथ ही आधुनिक चीन के सबसे लंबे वक्त तक राष्ट्र प्रमुख बन जाएंगे। वहीं माओ त्से-युंग के बाद वो दूसरे नेता है जिन्हें लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। शी जिनपिंग को तीसरी बार राष्ट्रपति चुनने के साथ ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का 4 दशक पुराना नियम टूट गया है। साल 1982 से राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 10 साल का होता था। शी को तीसरा कार्यकाल देने के साथ ही ये नियम टूट गया है। आपको बता दें कि 5 मार्च को चीन की संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस की बैठक की शुरुआत हुई थी। हफ्ते भर चली इस बैठक में शी की कई नीतियां, खासकर जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर सवाल उठाए गए। हालांकि शी इन सभी आरोपों से पार पाने में सफल रहे। नेशनल पीपल्स कांग्रेस की बैठक में देश की आर्थिक विकास दर को 5% रखने का टारगेट सेट किया है।
वहीं चीन ने साल 2023 में रक्षा बजट 18 लाख करोड़ रुपए रखा है और भारत के मुकाबले ये 3 गुना ज़्यादा है। हालांकि चीन की अर्थव्यवस्था कोविड के बाद से धीमी गति से बढ़ रही है और साल 2022 में चीन की अर्थव्यवस्था की रफ्तार महज 3% रह गई थी। शी जिनपिंग के पक्ष में हुआ मतदान करीब 1 घंटे तक ही चला और काउंटिंग करीब 15 मिनट तक चली। शी के अलावा झाओ लेजी को संसद का नया अध्यक्ष और हान झेंग को नया उपाध्यक्ष चुना गया है। जनपद अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के गांव मादक में एक नाबालिग छात्र द्वारा गांव के ही 2 लफंगे लड़कों से परेशान होकर लड़की ने आत्महत्या कर ली। 24 फरवरी को सोशल मीडिया पर पुलिस से मदद की गुहार लगाते हुए लड़की ने एक वीडियो बनाया था। गांव का ही एक लड़का मोहित अपने आधा दर्जन साथियों के साथ मिलकर लड़की के पिता के पास पहुंचा और गाली गलौज करते हुए उनके ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ा दी, जिसके बाद आहत होकर लड़की ने आत्महत्या कर ली। पिछले करीब 1 साल से लड़कों की छेड़छाड़ से परेशान होकर पीड़ित नाबालिग लड़की ने अपनी इंटरमीडिएट की परीक्षाएं भी बीच में छोड़ दी थी, जिसके बाद लड़की ने गांव के दोनों लड़कों मोहित पुत्र सतवीर और ज्योति पुत्र सतवीर से परेशान होकर एक 34 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था। सोशल मीडिया पर वायरल किए गए वीडियो में पीड़ित छात्र ने दोनों लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए अलीगढ़ पुलिस से मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो पर संज्ञान लेते हुए आरोपी लड़के मोहित पुत्र सतवीर के खिलाफ 354 और 506 सहित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 7 और 8 के तहत मुकदमा भी दर्ज किया था। मैं पिछले 1 साल से मुझे मेरे गांव का लड़का मोहित पुत्र सतवीर और ज्योति पुत्री सतवीर परेशान कर रहे हैं और उनकी वजह से मैं अपने इंटर की परीक्षा भी नहीं दे पाई। और मैं श्रीमान जी से मेरा निवेदन है कि इनके खिलाफ कानूनी तौर पर सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो मैं और मेरा परिवार आत्मदाह करने के लिए मजबूर है। वहीं पीड़ित के परिजन का कहना है कि एक युवक मोहित लड़की को छेड़छाड़ कर परेशान करता था। 1 साल पहले लड़की की गांव में बारात आई थी तो युवक ने हंगामा कर दिया और बारात वापस लौट गई। आत्महत्या की वजह ये भाई कि कल लड़की के पिताजी के ऊपर से लड़के ने मोटरसाइकिल चढ़ा दी। उसके बाद कहासुनी हुई, गाली गलौज हुई। वहाँ के बाद वो लड़का भाग गया, फिर 4-6 लड़के लेके फिर आ गया, फिर गाली गलौज करने लग गया। ये लड़की इसके पीछे फरसा भी लेके भाग गई, ये फरार हो। आत्महत्या किए जाने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जॉर्जिया में फॉरेन एजेंट्स कानून को लेकर भारी विवाद हो रहा है। जॉर्जिया की जनता अपनी सरकार द्वारा लाए गए फॉरेन एजेंट्स कानून के विरोध में सड़कों पर है, जिस वजह से अब सत्तारूढ़ दल को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। सत्तारूढ़ दल ड्रीम पार्टी ने बिल को वापस लेने का ऐलान किया है। दरअसल जॉर्जिया के सत्तारूढ़ दल ने फॉरेन एजेंट्स लॉ संसद में पेश किया था, जिसका विपक्षी दल समेत देश की जनता विरोध कर रही थी। विधेयक के विरोध में जनता सड़क पर उतर आई। जनता के भारी विरोध के बीच सत्तारूढ़ दल ने विधेयक वापस लेने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस पर औपचारिक मोहर लगने तक विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। जॉर्जियन संसद में फॉरेन एजेंट्स कानून पहले चरण में पास हो गया। 76 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट दिया, वहीं 13 सांसदों ने कानून के खिलाफ वोट दिया। इस कानून के तहत जिन ऑर्गेनाइजेशंस को दूसरे देशों से 20% फंडिंग मिलती है, उन्हें फॉरेन एजेंट्स के तौर पर रजिस्टर किया जाएगा। प्रस्तावित कानून, जो अभी भी अपने शुरुआती चरण में है, उस संगठन पर लागू होगा जो विदेश से 20% से अधिक फंडिंग लेता है। संगठन को विदेशी एजेंट के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वरना उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। आलोचकों ने इसकी तुलना 2012 में पारित एक रूसी कानून से की है, जिसका आगे चलकर लगातार विस्तार हुआ और रूसी नागरिकों और मीडिया पर नकेल कसने के लिए इस्तेमाल किया गया। कथित तौर पर एक नए कानून के खिलाफ जॉर्जिया में विरोध प्रदर्शन भी यूएस8 से जुड़े गैर सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। यूएस8 किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा देता है? स्वतंत्र मीडिया को बढ़ावा देता है, जो अमेरिकी विदेश नीति का समर्थन करता है, निष्पक्ष चुनाव करा रहा है, जो
प्रो वॉशिंगटन है। करोड़ों के बजट वाले राजनीतिक समूह और गैर सरकारी संगठनों को शिक्षित करें। यूएसएड और कुछ नहीं बल्कि अमेरिकी विदेश नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन है जो केवल अमेरिकी हितों को पूरा करता है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत और रिमांड पर जमकर बहस हुई। एक और मनीष सिसोदिया ने जमानत की याचिका दायर की थी, तो वहीं ईडी ने उन्हें 9 मार्च को मनीष सिसोदिया से करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने कोर्ट में बताया कि कुछ खास कारोबारियों की कमाई के लिए आबकारी नीति में खास व्यवस्था की गई थी। उन्हें 12% का मार्जिन बढ़ाने का फैसला किया गया था, लेकिन पूछताछ में मनीष सिसोदिया सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं मनीष सिसोदिया ने तिहाड़ जेल से देश के नाम पत्र लिखा है। इस पत्र में सिसोदिया ने लिखा, बीजेपी लोगों को जेल में डालने की राजनीति करती है। हम बच्चों को पढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं। जेल भेजना आसान है, बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। राष्ट्र शिक्षा से आगे बढ़ेगा, जेल भेजने से नहीं। तो उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर विरोधी पार्टियों पर निशाना साधा और कहा, हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान मान बैठा था। उसके प्रहलाद को ईश्वर की राह से रोकने के अनेक प्रयत्न किए, जुल्म किए। आज भी कुछ लोग अपने आप को भगवान मान बैठे हैं। देश और बच्चों की सेवा करने वाले प्रहलाद को कारागृह में डाल दिया, पर न प्रहलाद को वो तब रोक पाए थे, न अब रोक पाएंगे। आम आदमी पार्टी के आरोपों के बाद बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। वहीं कांग्रेस ने दिल्ली की नई आबकारी नीति के तार पंजाब से जुड़े होने की आशंका जताई। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर भी जारी है। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर अरविंद केजरीवाल को घेरा, तो आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।